आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां एक सोशल मीडिया बैन ने नेपाल में एक पूरे देशव्यापी युवा विद्रोह की आग लगा दी। ये कहानी सिर्फ एक सरकारी फैसले की नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के अपनी आवाज और अपनी डिजिटल पहचान के लिए लड़ने की है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 19। इन विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हमें बताता है कि लड़ाई कितनी गंभीर थी और दांव पर कितना कुछ लगा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक टेक्नोलॉजी बैन, मतलब एक ऑनलाइन पाबंदी, आखिर इतनी जानलेवा कैसे बन गई? कैसे एक डिजिटल फैसले ने सड़कों पर इतना बड़ा और खूनी संघर्ष खड़ा कर दिया? चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। तो इस पूरे संकट की शुरुआत होती है नेपाल सरकार के एक ऐसे कदम से जो पहले कभी नहीं देखा गया था, एक डिजिटल ब्लैकआउट। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे देश को सच में हिलाकर रख दिया था। सरकार ने एक दो नहीं बल्कि एक झटके में पूरे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। जरा सोचिए, 26! ये कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं था, ये लोगों की डिजिटल जिंदगी पर एक तरह का टोटल ब्लैकआउट था। और हाँ, ये कोई अनजान ऐप्स नहीं थे। इनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे वो सारे प्लेटफॉर्म शामिल थे जिनके बिना आज हम अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि लोगों के लिए बातचीत, बिजनेस और जानकारी पाने का एक अहम जरिया थे। अब सवाल ये है कि सरकार ने आखिर ऐसा किया क्यों? और यहीं पर कहानी में दो अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक वो जो सरकार बता रही थी और दूसरा वो जो वहां के नौजवान महसूस कर रहे थे। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए टकरा रहे थे। एक तरफ सरकार का ऑफिशियल कारण था गलत सूचना और राष्ट्र विरोधी सामग्री को फैलने से रोकना। वहीं दूसरी तरफ देश के युवाओं के लिए ये उनकी बोलने की आज़ादी पर, उनकी डिजिटल पहचान पर एक सीधा सीधा हमला था। और बस इसी के जवाब में शुरू हुआ जेन ज़ी का असली विद्रोह। एक पूरी पीढ़ी जो चुप बैठने को तैयार नहीं थी, वो अपनी आवाज बचाने के लिए सड़कों पर उतर आई। अब इस विद्रोह का साइज समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि नेपाल की 40% आबादी जेन ज़ी है। 40%! मतलब देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा। और ये वही लोग थे जिन पर इस बैन का सबसे ज्यादा असर हुआ था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत बहुत तेजी से हुआ। सोचिए, एक दिन बैन का ऐलान होता है, कुछ ही घंटों के अंदर काठमांडू और दूसरे बड़े शहरों की सड़कें हजारों नौजवानों से भर गईं। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये प्रदर्शन पुलिस के साथ हिंसक झड़पों में बदल गए। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। अब मामला सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं रहा। सरकार ने जब इन प्रदर्शनों को जबरदस्ती कुचलने की कोशिश की तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। हिंसा, वायरल वीडियोस और जबरदस्त इंटरनेशनल प्रेशर। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हर तरीका अपनाया। भीड़ को तितिर-बितिर करने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछारें, रबर की गोलियां, और हद तो तब हो गई जब कथित तौर पर असली गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया। और आयरनी देखिए, सरकार ने जिस डिजिटल दुनिया पर ताला लगाने की कोशिश की, उसी का इस्तेमाल हुआ। वीपीएन के जरिए इस क्रैकडाउन के वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो गए। और फिर क्या था, हर तरफ से मानवाधिकार समूहों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तक सब ने इसकी कड़ी निंदा की। अब सरकार पूरी तरह से घिर चुकी थी। इतना प्रेशर था कि उन्हें पीछे हटना ही पड़ा। एक एक करके सरकार ने कदम वापस लिए। कुछ ही दिनों में बैन हटा लिया गया, हिंसा की न्यायिक जांच का वादा किया और आखिर में पीड़ितों को मुआवजा देने की भी बात कही। सरकार ने हर उस परिवार को 10 लाख नेपाली रुपए का मुआवजा देने का वादा किया जिसने इस प्रदर्शन में किसी अपने को खोया था। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये एक तरह से सरकार का झुकना था, एक बहुत बड़ी रियायत। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये गुस्सा सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन का नहीं था। इसके पीछे की वजह कहीं ज्यादा गहरी थी और वो नेपाल के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। एक्सपर्ट्स इसे जेन ज़ी रिबेलियन कह रहे हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ एक पॉलिसी के खिलाफ गुस्सा नहीं था, बल्कि ये समाज के अंदर दबी हुई बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस का एक उबाल था। तो फिर असली वजह क्या थी? वो क्या चीजें थीं जो इस आग में घी का काम कर रही थीं? वो थीं देश में बढ़ती तानाशाही, सरकार में फैले भ्रष्टाचार के घोटाले, जबरदस्त बेरोजगारी और लोकतंत्र का लगातार कम होता दायरा।
ये सोशल मीडिया बैन तो बस वो आखिरी चिंगारी थी जिसने सब कुछ भड़का दिया। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है कि ये एक बड़ी राजनीतिक जागृति की सिर्फ शुरुआत हो सकती है। ऐसा लगता है कि नेपाल की नई पीढ़ी अब डिजिटल युग में अपनी आवाज को दबाने वाली किसी भी नीति को चुपचाप सहने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये विद्रोह बस एक शुरुआत है? क्या नेपाल किसी बड़े राजनीतिक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो साफ है, नेपाल की जेनजी ने दुनिया को दिखा दिया है कि उनकी आवाज में कितना दम है।